हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टू बी बेस्ट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट। यानी कि आपके पास आज जो भी परिस्थितियां हैं, अगर आप उनसे जूझ पाएंगे तो आप एक नई पर्सनालिटी के साथ निखर कर आएंगे, राइट। आपकी जो भी परेशानियां हैं, अगर वो आपको गिरा दें तो वो फिर आपको उभार नहीं सकती, मतलब कि आपको डेवलप नहीं कर सकती। अगर आप परेशानियों के आगे हार मान ले तो अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको वर्स्ट को हैंडल करना आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। यानी कि इंडिया को और ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि जिनका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहे। इंडिया में बहुत बड़ी समस्या है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें। ग्लोबली हाइपरटेंशन अफेक्ट्स 1 in 3 individuals and 4 out of 5 do not have it adequately controlled। बोल रहे हैं दुनिया भर में हर 3 में से एक व्यक्ति जो है वो हाइपरटेंशन से जूझ रहा है, और उन 3 में से जो एक व्यक्ति है, उन एक का अगर काउंट करें तो हर 5 व्यक्ति जो हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं उनमें से 4 का जो ये है ये कंट्रोलेबल लिमिट्स में नहीं है, यानी कि अनकंट्रोलेबल चीजों में है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन रिलीज्ड ऑन सितंबर 19, और ये डेटा किसके अनुसार बताया गया है? WHO की पहली रिपोर्ट आई है हाइपरटेंशन के ऊपर, जो कि 19 सितंबर को रिलीज करी गई है, और उस रिपोर्ट के अंदर में ये चीजें मेंशन की गई हैं। इट इज a grim reminder that countries have done little to keep the biggest risk factor for death and disability under check। बोल रहे हैं ये भयंकर एक रिमाइंडर है, बहुत ही भयानक विकट रिमाइंडर है किस चीज के लिए, कि देशों को, हर एक देश को क्या करना चाहिएगा, उन्होंने बहुत कम कार्य किया है। ये जो सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क फैक्टर है, सबसे बड़ा जो कारण है डेथ का, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे कम कार्य किया गया है। एंड डिसेबिलिटी अंडर द चेक, और इन चीजों को अभी तक चेक में नहीं रखा गया है। डिस्पाइट द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव मेडिसिन, जबकि इस बीमारी की जो एक मेडिसिन है वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है और बहुत ही आसानी से मिलती हैं। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर ओवर 140 to 90 इज अ मेन रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस सच एज हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक। बोल रहे हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड लिमिट्स में होएगा, यानी कि 140/90 से ऊपर होगा, तो वो मुख्य कारण होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का, सच एज जैसे कि हार्ट अटैक्स वगैरह या स्ट्रोक आ जाना, इन सब चीज़ों का। एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजीज एंड डेथ, और ये सबसे मुख्य कारण है किसी भी बीमारी का और डेथ का, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट to note that health risks associated with hypertension do not begin at over 140/90। बोल रहे ये बात नोट करने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बीपी 140/90 से ऊपर जाएगा तभी आपको इस तरीके के रिस्क जो है, हाइपरटेंशन से जुड़े हुए जो रिस्क है या बीमारियां हैं वो लगेंगी, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, उससे कम में भी हो सकता है। अब वो क्यों हो सकता है? इंस्टेड they operate in a continuum even below what is classified as clinical hypertension। बोल रहे हैं बजाय कि क्या होता है कि ये अगर लगातार चलते रहे, लगातार हो, जो क्लिनिकल हाइपरटेंशन के लिए एक लिमिट तय की गई है, उससे कम में भी ये बीमारियां लग सकती हैं, लगातार बनी रह सकती हैं। स्पेशली इन पीपल हु आर डायबिटिक, आर ओबीस एंड दोज हु कंज्यूम टोबैको एंड अल्कोहल। खास तौर पे उन लोगों में जो डायबिटिक हो, मोटे हो, मोटापे के शिकार हो, या फिर तंबाकू या अल्कोहल कंज्यूम करते हो। Hence, reports on hypertension levels in the population underestimate the cumulative risk of high blood pressure। तो बोल रहे हैं इसीलिए हाइपरटेंशन के ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं, तो उनका जो स्तर है वो पॉपुलेशन के स्तर के मायने में अंडर एस्टिमेट है, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वो काफ़ी निचतम है, और इसका क्यूमुलेटिव जो रिस्क है हाई ब्लड प्रेशर के कंटेक्स्ट में, पॉपुलेशन के साथ साथ जो एक हाई ब्लड प्रेशर के साथ में इसका जो एक साथ मिलके जो रिस्क आता है वो भी कम आंका जा रहा है। इन द WHO report that relies on 2019 data, 188 million Indian adults aged
30 to 79 years have hypertension। बोल रहे हैं WHO की रिपोर्ट जिसमें कि 2019 का डेटा कलेक्ट किया गया है, उसमें ये पाया गया है कि 188 मिलियन हिंदुस्तानी जो वयस्क हैं जो कि 30 से 79 ईयर्स की एज के बीच में लाया करते हैं, वो हाइपरटेंशन के शिकार हैं। Of them, the condition has been diagnosed only in 37 और केवल 37% व्यक्तियों का ही डायग्नोसिस हो पाया है, जिनमें से 30% are treated and mere 15% of the people have hypertension under control, जिसमें से 30% का इलाज चल रहा है या किया गया है और केवल 15% ही ऐसे लोग हैं जिनका हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल है। यानी कि बाकी जो भी डेटा है 188 मिलियन का जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अभी तक डायग्नोज भी नहीं किया गया है, जिनको पता भी नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन की बीमारी है। बेचारे सोच सोच के परेशान होते रहते हैं, घर वाले और टेंशन देते रहते हैं, एकदम दिमाग की नसें फट जाएंगी, तब जाके पता चलेगा कि अच्छा ये सच्ची में बीमार था। Women appear to be marginally better than men in having the condition diagnosed। बोल रहे हैं महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में उनकी स्थिति जो है जल्दी डायग्नोज हो जाती है। उनका जो डेटा है कि इनकी स्थिति किनकी डायग्नोज हो गई है, जो हमने बोला 30% डायग्नोज किए गए हैं, तो उन 30% में महिलाओं का नंबर ज़्यादा अच्छा है। यानी कि होता है ना, मर्द को दर्द नहीं होता वाले कंसेप्ट लिंक किया गया होगा कि भाई पुरुष बताते ही नहीं है अपनी परेशानी। ट्रीटेड एंड कंट्रोल, जिसको डायग्नोज किया गया, ट्रीट किया गया, कंट्रोल किया गया, बेस्ड ऑन स्केची डेटा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं अलग अलग मतलब अधूरा सा, इनकम्प्लीट सा जो डेटा है, स्केची मतलब इनकम्प्लीट सा जो डेटा है अलग अलग पार्ट्स, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स से, स्ट्रोक इंसिडेंस वाज फाउंड टू बी 108 to 172 पर 1 लाख पीपल पर ईयर। बोल रहे हैं स्ट्रोक के जो हादसे हुए, लोगों को स्ट्रोक आया, तो उसके आंकड़े 108 से 172 पर 1 लाख पीपल था। यानी कि हर 1 लाख व्यक्ति पे में से 108 से लेकर 172 लोगों को प्रति वर्ष स्ट्रोक आता है। एंड द 1 month केस फेटेलिटी रेट वॉज 18% to 42%। और एक महीने में इसकी वजह से जो मृत्यु होती है वो 18% से लेकर 42% का उसका रेट है, एज पर अ February 2022 स्टडी। और ये डेटा फरवरी 2022 में एक स्टडी रिपोर्ट आई है, उससे पता चला है। In the global burden of disease report in 2019, heart attack was the leading cause of death and disability in India। बोल रहे हैं दुनिया जो एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एक रिपोर्ट है जो कि 2019 में रिलीज की गई थी, उसमें बताया था कि हार्ट अटैक जो है वो डेथ और डिसेबिलिटी का मुख्य कारण है हिंदुस्तान में। स्टडीज have shown that excess salt consumption over 5 grams a day is responsible for 17% to 30% of hypertension। बोल रहे हैं रिपोर्ट्स में ये पाया गया है, जो भी अनुसंधान हुए हैं उनमें ये पाया गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट का जो कंजम्पशन है, 5 ग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा का अगर सॉल्ट कंजम्पशन किया जाता है तो वो 17% to 30% हाइपरटेंशन का जिम्मेदार होता है। While member states are required to achieve a 30% relative reduction in mean population intake of salt by 2025। बोल रहे हैं जो मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर राज्य हैं, उनको चाहिए कि वो 30% रिडक्शन करें प्रति पॉपुलेशन के, जो भी उनकी स्टेट की पॉपुलेशन है, राज्य की देश की पॉपुलेशन है, उसमें 30% सॉल्ट इनटेक में कमी करें 2025 तक। इंडिया इज येट टू इम्प्लीमेंट मेनी कॉम्पोनेंट्स ऑफ WHO। किसके मेंबर्स की बात करी जा रही है? WHO के जो सदस्य देश हैं उनकी बात की जा रही है। तो इंडिया अभी भी इसके कई कॉम्पोनेंट्स को लागू नहीं कर पाया है। WHO's प्रिस्क्रिप्शन टू कट डाउन सॉल्ट इनटेक, यानी कि WHO का ये प्रिस्क्रिप्शन है कि भाई कम करो, 30% कम करो, उसको इंडिया अभी भी लागू नहीं कर पाया। A study in 4 Indian states published in 2021 found high salt and sugar content in packaged food items। अब जो हमारे मैगी वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर भी सॉल्ट वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा हॉर्लिक्स बच्चों को देते हैं, बॉर्नविटा देते हैं, बिस्किट्स देते हैं, इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है। तो 4 इंडियन स्टेट्स की स्टडी की गई, उसमें ये पाया गया, रिपोर्ट 2021 में रिलीज की गई, उसमें पाया गया कि पैकेज फूड आइटम्स में बहुत ही भारी मात्रा में, हाई क्वांटिटी में सॉल्ट और शुगर कंटेंट पाया गया है। ठीक है,
मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग मैंडेटरी। अब आपको पता है कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स उसमें मैंडेटरी है लिखना, बट कंपनीज क्या करती हैं, हाइड करती हैं बहुत सारी चीजें, और जो मेन इंग्रेडिएंट होता है लिस्ट जो है वो हमेशा हायरार्किकल ऑर्डर में लिखी जाती है, यानी कि जो मेन इंग्रेडिएंट होगा जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे आगे, फिर उसके कम वाला उससे पीछे, उसके पीछे, और जो सबसे कम है वो सबसे लास्ट में। बट कंपनीज इस चीज को हाइड करती हैं और इसमें कहीं छोटे छोटे अक्षरों में बहुत, जो अगर जैसे कोई ऐसा कंपोनेंट है जो हानिकारक है तो वो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया होगा, या फिर मेंशन नहीं किया होगा, बोला गया होगा मोर डिटेल के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। जबकि बाहर के देशों में न्यूट्रिशनल वैल्यू और हर एक इंग्रेडिएंट जो है वो मैंडेटरीली मेंशन किया जाता है। मेकिंग front of pack nutrition labeling mandatory, encouraging reformulation of foods to cut down salt and raising awareness in people to reduce salt intake should be urgently undertaken। बोल रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि हम इमीडिएट एक्शन उठाएं, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। किस चीज़ में, कि भाई फ्रंट पैक लेबलिंग जो हो, न्यूट्रिशन लेबलिंग हो, वो मैंडेटरी की जाए। उसके बाद में हमें फूड कंपनीज को, जो भी ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती हैं एफएमसीजीज, उनको ये प्रेरित करना चाहिए कि भाई आप जल्द से जल्द अपना जो भी प्रोडक्ट है आपका, जैसे बिस्किट है तो उसका जो भी फॉर्मुलेशन है उसमें आप सॉल्ट और शुगर कंटेंट कम करो, ठीक है। या फिर और तीसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही नहीं समझते, तो फिर जो गाँव के बुजुर्ग हैं वो तो कहाँ समझेंगे, है ना। तो इस चीज में बहुत जल्दी, क्योंकि आपने देखा अभी तक इस चीज के ऊपर कार्रवाई नहीं की, आपने कोई ऐड ऐसी नहीं देखी होगी कि हाइपरटेंशन के लिए नमक कम करो, बीपी के लिए नमक कम करो, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं देखा होगा। तो हमें इन चीजों के ऊपर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। India has, however, done well in improving blood pressure control in people with hypertension through the novel India Hypertension Control Initiative। बोल रहे हैं इंडिया ने हालांकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने के लिए, उन मरीजों में जिनको हाइपरटेंशन है उनमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक नया इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव लगाया है, लागू किया है, जिससे अच्छा कुछ परफॉर्मेंस मिला है। लॉन्च इन 2018, द IHCI हैज सक्सेसफुली एनरोल्ड 5.8 मिलियन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स फॉर ट्रीटमेंट इन 27 स्टेट्स। बोल रहे हैं 2018 में जो है लॉन्च किया गया था इनिशिएटिव, और इसके तहत सक्सेसफुली 5.8 मिलियन हाइपरटेंशन के जो शिकार मरीज हैं उनको एनरोल किया गया 27 इंडियन स्टेट्स में ट्रीटमेंट के लिए एज ऑफ जून 2023, और ये डेटा है 2018 से लेके अभी जून 2023 तक का। Importantly, 48% of the patients enrolled at primary health centers and 55% at health wellness centers achieved blood pressure control as of March 2021। बोल रहे हैं important है ये देखना कि 48% पेशेंट्स जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में रजिस्टर किए गए थे और 55% पेशेंट्स जो हेल्थ वेलनेस सेंटर में रजिस्टर किए गए थे, उनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल मार्च 2021 तक अचीव कर लिया गया था, ठीक है। यानी कि ये काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है। It is now important to greatly increase the number of hypertensive people on treatment and keep blood pressure under control। तो अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम इस नंबर को इंक्रीज करें, हाइपरटेंसिव जो लोग हैं उनको ट्रीटमेंट में और ज़्यादा इनरोल किया जाए और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में लाया जाए, ठीक है। तो ये था सारा का सारा पैसेज। अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसा पेशेंट है, ऐसा कोई मरीज है, तो आप उनसे बात करें। हम पढ़े लिखे, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है। आपका काम है, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य यही है समाज की भलाई करना, तो समाज की भलाई करना शुरू कीजिए। जो नहीं सुनते वो तो नहीं सुनेंगे आपकी बात, बट आपका काम है बोलना, समझाना। अगर कोशिश कर सकते हो तो क्यों नहीं, आपका हो सकता है एक आवाज़ आपका बदलाव ला दे। Based on the passage, which of the following statements most likely reflects the accuracy of the current reporting on hypertension levels in population? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये जो रिपोर्ट आई है, करंट रिपोर्ट आई है हाइपरटेंशन के लेवल्स में, हमारी जो भी पॉपुलेशन है, हमारी जो भी नागरिक हैं उनके बारे में हाइपरटेंशन के लेवल्स में जो रिपोर्ट आई है उसकी एक्यूरेसी यानी कि कितनी सटीक है वो, उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो चलिए देखते हैं।
hypertension levels are overestimated due to cumulative risk of high blood pressure। ये गलत है, अंडर एस्टिमेट किए जा रहे हैं, ओवर एस्टिमेट नहीं किए जा रहे हैं। The reporting on hypertension levels accurately reflects the cumulative risk of high blood pressure। accurately भी नहीं कर रहा वो। hypertension levels are underestimated due to not considering the cumulative risk of high blood pressure। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर के साथ में इसको मिला के इसका इकट्ठा जो है रिस्क वो नहीं देख रहे हैं, इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। What can be inferred about the gender disparity in relation to hypertension diagnosis and treatment in India based on the passage। बोल रहे हैं जेंडर बेस पे, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के कंपैरिजन में क्या रिलेशन हाइपरटेंशन के डायग्नोसिस को लेकर निकल कर आता है, उसकी ट्रीटमेंट को लेकर निकल कर आता है हिंदुस्तान में। तो हमें पता है ना कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को बेटर डायग्नोस किया गया है, महिलाएं अपनी प्रॉब्लम बता पा रही हैं खुल के, उनको ट्रीट किया गया है, उनको मेडिसिन दी गई हैं, एनरोल किया गया है। men are marginally better, नहीं है men better। both men and women have equal भी नहीं है। women are marginally better than men in having the condition diagnosed, treated and controlled। option C is correct। Based on the passage, which of the following inferences can be drawn regarding the approach of India to address hypertension। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी बात है जो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं रिगार्डिंग कि हिंदुस्तान का हाइपरटेंशन को लेके अभी तक का नज़रिया क्या रहा है, क्या अप्रोच रही है उसको डील करने के लिए। ठीक है, इंडिया हैज़ फुल्ली implemented WHO's prescription to cut down salt intake। ये गलत है, इंडिया में अभी करना बाकी है। There is a lack of awareness among Indians about the need to control blood pressure। बिल्कुल करेक्ट है, अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल क्यों करना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Considering the passage, which inference can be made about the relationship between salt consumption and hypertension control efforts। बोल रहे हैं salt consumption और hypertension को कंट्रोल करने के efforts के बीच में क्या रिलेशन बनाया जा सकता है। तो हमें पता है ना कि भाई ज़्यादा salt consumption से भी hypertension बढ़ता है, वो भी एक मुख्य कारण है hypertension का, उसको रोकने में एक ऑब्स्टिकल है। हाई सॉल्ट कंजम्पशन हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ये गलत हो जाता है, नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा एक कारण है। एफर्ट्स टू कंट्रोल हाइपरटेंशन आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक। ऐसा भी नहीं है कि मुख्य उसका कारण ये नहीं है कि भाई अगर हमें हाइपरटेंशन कंट्रोल करना तो लोगों का सॉल्ट घटा दो, ऐसा नहीं है। बट सॉल्ट कंजम्पशन भी एक मेजर कारण है, एक मेजर रुकावट है, तो उसको भी कम करना चाहिए। साइड बाय साइड आपको मेडिसिन लेने चाहिए, साइड बाय साइड आपको बाकी जो परहेज डॉक्टर बताता है वो चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, excessive salt consumption is a major obstacle in controlling hypertension in India। ऑप्शन बी सी इज करेक्ट कि excessive salt consumption की वजह जो है वो मुख्य एक रोड़ा है रास्ते का। ठीक है, based on the given passage, which of the following best describes the tone of the passage। optimistic नहीं है, ambivalent भी नहीं है, critical है, सपोर्टिव भी नहीं है। वो पैसेज का पूरे इस आर्टिकल का सपोर्ट भी नहीं कर रहे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जहां पे हमें सुधार लाने की ज़रूरत है, हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और इतना सारा काम करने के बाद भी हम इसको अभी तक, क्योंकि इंडिया में मेजर ये डेथ कॉज है, हार्ट अटैक का कॉज है, स्ट्रोक का कॉज है, बट स्टिल इसके ऊपर बात नहीं की जाती, इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं चलाए जाते, तो ये काफ़ी क्रिटिकल और क्रूशियल बात है। सो ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट। Which of the following best describes the main theme of the passage? The efficiency of WHO's initiative in India। तो इंडिया में ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हुए हैं, है ना, तो ये इसका मेन थीम नहीं है। द ग्लोबल एंड नेशनल इम्पैक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड द स्टेप्स टेकन इन रिस्पॉन्स, ये हो सकता है, बाकी भी देख लेते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइटरी कंट्रोल एंड मैनेजिंग हाइपरटेंशन, तो हमने ज़्यादा डाइटरी कंट्रोल के बारे में बात नहीं करी, सिर्फ एक सॉल्ट के कंजम्पशन की बात की गई है, क्योंकि हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट एक सॉल्ट जो है वो इंडिया में क्योंकि ज़्यादा इनटेक किया जाता है, फास्ट फूड का चलन ज़्यादा चल पड़ा है, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है। द सक्सेस ऑफ इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव इन कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन,
तो मेन आर्टिकल इसके इर्द गिर्द भी नहीं घूम रहा, ये सिर्फ एक पॉइंट था जो कि 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ पाया है कुछ लोगों का। ठीक है, तो ऑप्शन बी, द ग्लोबल एंड नेशनल इम्पैक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड द स्टेप्स टेकन इन रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, तो देखो यहाँ पे डर्थ की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होते हैं एक्सेप्टेबल की स्पेलिंग? ACCEPTABLE, एक्सेप्टेबल, ना कि टिबल। टिबल नहीं होता, टेबल होता है। एक्सेप्टेबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। करप्ट मतलब कि भ्रष्ट, और बेयरली मतलब कि मुश्किल से, बामुश्किल। सो ऑप्शन बी एक्सेप्टेबल इज करेक्ट। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सफिशिएंट। सफिशिएंट की स्पेलिंग ही इनकरेक्ट है, SUFFICIENT, सफिशिएंट। सिरप, पीने वाला कोई भी जूस जो होता है सिरप होता है वो। सुपीरियर मतलब किसी से ऊपर, उच्च स्तर वाला। श्रबरी मतलब होता है जो श्रब्स नहीं होती, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं झाड़ियों वाले, उनको बोला जाता है श्रबरी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज द स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। अब हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है एमेच्योर का। एमेच्योर का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बस शौकिया तौर पे कुछ काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, ज़्यादा उसमें फाइन चीज़ें नहीं है, वो शौकिया तौर पे कर रहा है। ठीक है, तो My niece is an amateur artist. I hope she becomes famous one day. यानी कि वो अभी नौसिखिया है, वो अभी शौकिया तौर पे कर रही है, बस मुझे उम्मीद है कि वो किस दिन फेमस हो जाए। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? कोई एक्सपर्ट व्यक्ति। ठीक है, सो बोरिंग, फ्रीलांसिंग, एक्सपर्ट, डिसेंट। ऑप्शन सी एक्सपर्ट इज करेक्ट। The secretary to my boss is very efficient as he not only gives him the required information also and handles correspondence independently। बोल रहे हैं मेरे बॉस का जो सेक्रेटरी है वो बहुत ही एफिशिएंट व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि ना केवल वो उनको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो देता है, बट अब जब दो चीज़ों में कंपैरिजन करना है कि ना सिर्फ वो क्या करता है बट ऑल्सो, ठीक है, ना कि ऑल्सो एंड, बट ऑल्सो वो क्या करता है, उनके रिस्पॉन्सेस यानी कि कम्युनिकेशन भी इंडिपेंडेंटली हैंडल करता है। मतलब कि वो इतना समझदार होगा कि उसको बार बार बॉस से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं भाई इसका क्या जवाब दूं। वो मैच्योरली अपना आंसर दे देता होगा कि बॉस की समझ रख के कि वो क्या बोलना चाहेंगे इस चीज़ में, या कंपनी के बेस्ट हित में क्या चीज़ होगी। ठीक है, उस अकॉर्डिंग वो इंडिपेंडेंटली कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि जवाब दे देता है चीज़ों के, कम्युनिकेट कर लेता है लोगों के साथ में। तो यहाँ पे ऑल्सो एंड हैंडल्स नहीं होगा, येट ऑल्सो हैंडल्स नहीं होगा, बट ऑल्सो हैंडल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल। बोल रहे मेरी ग्रैंड मदर है वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के साथ में जुड़ा हुआ था। वेन वी बोथ फिनिश्ड वी वुड बी बैक टुगेदर। जब हम दोनों खत्म कर लेते थे अपना अपना कार्य तो हम साथ में वापस आते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और प्रेयर इन कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। बोल रहे हैं जबकि बच्चे क्या करते थे कि बच्चे जो वेरांडा था उसमें रोज में बैठते थे, इस तरीके से रोज में बैठाए दिए जाते होंगे। ठीक है, और फिर वहां पे वो अल्फाबेट या प्रेयर एक सुर में गाते थे, कोरस में गाते थे, होते ना दो एकम दो, दो दुनी चार, वैसे करके गा के कुछ चीजें याद करते थे। माई ग्रैंड मदर, और उसी तरफ मेरी ग्रैंड मदर क्या करते थे, मंदिर के अंदर में बैठती थी और वहां पे जो धार्मिक स्क्रिप्चर्स होते थे उनको पढ़ते थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। वहां के जो पंडित थे वो हमें अल्फाबेट वगैरह सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट हो जाएगा ए, जहां पे वो इंट्रोडक्शन दे रहा है अपनी ग्रैंड मदर और अपने साथ मंदिर जाने का। फिर मंदिर जाने का पर्पस क्या था, क्योंकि वहां का जो पुजारी थे वो उनको अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। दादी का तो समझ में आता है वो पूजा पाठ करने जा रहे होंगे मंदिर, लेकिन बच्चे का क्या मतलब था कि वो वहां पे पढ़ने जाता था। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट होता है, अभी फिनिश वाला पॉइंट तो लास्ट में आएगा ना, कि जब हम दोनों की उनकी प्रार्थना और हमारे स्कूल खत्म हो जाता तो हम साथ में वापस आते, तो बी तो लास्ट पॉइंट होएगा। अब बी लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ए फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, डी सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट।
द वेदर फॉरकास्ट मेंशन दैट देयर वुड बी अ क्लाउड बर्स्ट दिस आफ्टरनून। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि बहुत भारी बारिश होना, बादल फटने वाली घटना। तो सैंड स्टॉर्म मतलब रेत की आंधी, फेमाइन, फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाना, और स्नोफॉल मतलब बर्फबारी। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब रेन स्टॉर्म, रेन स्टॉर्म मतलब बहुत भारी तूफान वाली वर्षा। सो ऑप्शन ए रेन स्टॉर्म इज करेक्ट। Keats and Shelley were poets of the same period. In other words, they were dash. अब एक ही समय पे एक तरीके के जो दो लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कंटेम्प्रेरीज। को कलीग्स क्यों नहीं, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। को राइटर मतलब जो साथ में लिखते हैं वो होते हैं को राइटर, वो साथ में तो नहीं लिखते थे, ठीक है। कलीग्स, कलीग्स जो आप लोग दो लोग साथ में काम करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि कीट्स और शेली साथ में काम करते हैं। वो दोनों उस टाइम के पोएट्स हैं, सेम पीरियड के पोएट्स हैं, बट हो सकता है अलग अलग देश में रहते हो, एक दूसरे को जानते तक ना हो, फेमस हुए हो तो पता चला हो, राइट। तो कीट्स एंड शेली सेम टाइम पीरियड के पोएट्स हैं, ठीक है। वो क्या है, कंटेम्प्रेरीज। ऑप्शन ए कंटेम्प्रेरीज करेक्ट, मतलब सेम पीरियड के हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को जाने या नहीं जाने, उस चीज का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। The silver medal in the chess World Cup did not glitter like gold for 18-year-old आर प्रगनंदा। बोल रहे हैं जब आर प्रगनंदा 18 वर्षीय आर प्रगनंदा ने सिल्वर मेडल जीता चेस वर्ल्ड कप में, तो वो उसकी चमक सोने की तरह नहीं थी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, सेकंड रैंक है तो उनको इतनी मतलब खुशी नहीं हुई इतनी, या लोगों को इतना एहसास नहीं हुआ। द सेकंड प्लेस फिनिश पुट्स हिम इन द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। अब क्योंकि वो दूसरे स्थान पर आए थे तो इस वजह से अब वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भागीदार बन सके। The winner of which will wrestle for the world championship title with Ding Liren, the throne's latest occupant। और बोल रहे हैं कि अगर इस टूर्नामेंट का जो भी विजेता होगा वो क्या करेगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल के लिए फाइट करेगा, किसके साथ में, डिंग लिरेन के साथ में, क्योंकि इस वक्त पे करंटली वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरेन है, ठीक है। Only he could fathom the hurt of losing the final after beating a raft of big shots and stretching the unflappable Norwegian to the tiebreakers। बोल रहे हैं केवल वही है, फैथम मतलब जो समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, दर्द, उस हार का दर्द जो उन्होंने बहुत सारे धुरंधरों को हराने के बाद में फाइनल्स में उनको हार मिली, उसका दर्द जो है केवल वही समझ सकते हैं। और जिन्होंने नॉर्वे के प्लेयर को, जिनको अभी तक डिफीट नहीं किया जा सका, अनफ्लैपेबल हैं वो, उनको टाई ब्रेकर तक खींच रखा था। तो उस चीज को देखो, आप किसी कोई बहुत महान धुरंधर है जो कि अभी तक हारा नहीं कभी, आपने उसको भी टाई ब्रेकर तक खींच के रखा, दैट मीन्स आप बहुत काबिल हैं। बट वहां पे जाके अगर आप हारते हैं तो फिर वो दुख जो है वो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है। He hid his disappointment, though the words of consolation that he lost to arguably the greatest chess player of all time, Magnus Carlsen, would have rung hollow। बोल रहे हैं उन्होंने अपनी निराशा जो है वो छुपा ली, बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो शब्द कॉन्सोलेशन के, सांत्वना के शब्द उनको मिले वो क्या थे, लॉस्ट टू आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट। वो किसके, वो ये थे कि भाई आप फिर भी वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर से हारे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। और कौन है वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर, मैग्नस कार्लसन, वुड हैव रंग हॉलो। तो ये भी खोखले पड़ गए होंगे उनकी निराशा के आगे। तो फर्स्ट तो पॉइंट हो गया पी, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आर प्रगनंदा को, चेस वर्ल्ड कप को, उन्होंने किस तरीके से सिल्वर मेडल जीता और उसकी क्यों चमक कम थी, और कितने वर्ष के हैं आर प्रगनंदा, 18 वर्ष के, क्योंकि आगे पूरा पैसेज उन्हीं की विक्ट्रीज के बारे में है, उन्हीं की डिसअपॉइंटमेंट, जीत हार के बारे में है, ठीक है। तो क्योंकि बाकी सब स्टैट में हिम, ही, हिज, ये क्या है, प्रोनाउंस है, तो नाउन कहाँ है, आर प्रगनंदा, ठीक है। सो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, पता चल गया शॉर्ट ट्रिक, नाउन प्रोनाउन का कनेक्शन पता चल गया, पहले नाउन आएगा तभी प्रोनाउन आएगा। सो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, बी में पी है और डी में पी है, तो सी और ए तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट आता है कि उन्होंने वहां पे हारा, उनको सिल्वर मिला, फिर उनने क्या करा, वहां पे जो भी उनको हार थी उसको उन्होंने छुपाने की कोशिश करी, और उनको जो सबसे बड़ी सांत्वना के शब्द मिले वो यही थे कि भाई आप फिर भी वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेयर से, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर से हारे हो, पर वो भी उनके निराशा के सामने खोखले पड़ गए। तो एस हमारा हो जाता है सेकेंड पॉइंट, ठीक है।
अब देखो, अगर हमें ये भी नहीं पता चलता कि यस हमारा सेकंड पॉइंट होता है, तो हमें एक चीज और पता चलती है कि देखो, द सेकंड प्लेस फिनिश पुट्स हिम in candidates tour, the winner of which will ye ding Lauren for the thrones. Only he could fathom the hurt of losing the final after beating a raft of, यानी कि आर के बाद में क्यू स्टेटमेंट आएगा, ये चीज हमें पता चलती है क्योंकि उन्होंने हार का सामना झेला, फाइनल तक पहुंच के हार का सामना झेला, इसका दर्द केवल वो समझ सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो सेकंड प्लेस पे आए तो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ये है कि अब वो कैंडिडेट्स टूर में लड़ेंगे, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में लड़ेंगे, तो यानी कि आर के बाद में क्यू आएगा। तो इस कनेक्शन से देखो, यहां पे आर के बाद में क्यू है, यहां पे क्यू पहले है, आर बाद में है, तो ये गलत हो गया, और पी आर क्यू ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। The late Arun Jaitley's remark that not all Swiss bank money is dirty may well be true, but any information related to banking figures does give rise to the notion. बोल रहे हैं जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी का एक कथन था, उनका एक रिमार्क था, स्टेटमेंट था कि स्विस बैंक में पड़ा हुआ सारा पैसा जो है वो काला धन नहीं है। बोलते हो सकता है ये बात सच हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ अच्छा सफेद वाइट पैसा भी वहां पे होगा इंडियन लोगों का, बट अगर स्विस बैंक से रिलेटेड कोई भी डेटा निकल कर आता है, कोई भी फिगर आंकड़ा निकल कर आता है, तो उससे एक सस्पिशन का और एक क्वेश्चंस का नजरिया जरूर लोगों के मन में आ जाता है, दैट देयर इज मोर टू इट दैन मीट्स द आई, बोल रहे हैं। और क्योंकि ये समझ में आता है कि यहाँ पे इसमें दाल में जरूर कुछ काला है, जो दिखाई दे रहा है केवल उतना नहीं है, उससे ज्यादा कुछ पीछे काला है। ठीक है, ये नोशन भी है। द एनुअल डेटा फ्रॉम स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक सेज फंड्स डिपॉजिटेड बाय इंडियन नेशनल्स एंड फर्म्स इन स्विस बैंक्स rose to 14-year high of over 30.50 crore in 2021। अब ये तो समझ में आ गया कि आर के बाद में एस स्टेटमेंट आएगा, पता चल गया ये चीजें। ठीक है, आर के बाद में एस स्टेटमेंट आएगा क्योंकि ये कंप्लीट कर रहा है आर स्टेटमेंट को, तो आर के बाद में एस बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक का एनुअल डेटा आया है जिसमें पता चला है कि हिंदुस्तानियों द्वारा इन स्विस बैंक्स में जो, और हिंदुस्तानी लोगों और हिंदुस्तान की कंपनियों द्वारा स्विस बैंक में जो पैसा जमा कराया गया है वो 14 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है, जो कि 2021 में 30,500 करोड़ था। ठीक है, तो आर के बाद एस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे एस पहले आ रहा है, इनकरेक्ट, एस पहले आ रहा है, इनकरेक्ट, आर के बाद एस यहाँ पर आ रहा है, आर के बाद एस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्लियर कट कि उनका रिमार्क था। ओके, अब उन्होंने नोशन की बात करी, तो नोशन बोला गया, गिव राइज टू द नोशन दैट देयर इज मोर टू इट दैन मीट्स द आई, कि वो एक ऐसे कथन को, एक ऐसे नजरिए को जन्म देता है कि जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है पीछे उससे भी ज्यादा कुछ काला या फिर गड़बड़ चल रही है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो पी के इमीडिएट बाद में आएगा क्यू स्टेटमेंट, बिकॉज क्यू स्टेटमेंट पी को कंप्लीट कर रहा है, फिर आएगा आर स्टेटमेंट, फिर आएगा एस स्टेटमेंट, तो पी क्यू आर एस ऑप्शन डी इज करेक्ट। Infosys founder N.R. Narayan Murthy once famously recounted how he had to wait for 3 years and undertake several trips to Delhi। बोल रहे हैं Infosys के फाउंडर जो है N.R. नारायण मूर्ति, उन्होंने एक बार बताया था कि कैसे उनको वेट करना पड़ता था, उन लोगों को वेट करना पड़ा 3 साल और कई सारे ट्रिप्स उनको दिल्ली के लगाने पड़े, यानी कि दिल्ली के चक्कर लगाने पड़े। अब किसी चीज़ के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे, कुछ करना होगा उनको। In the pre-1991 era, Indian governments routinely relied on repressive policies। बोल रहे हैं 1991 से पहले का जो दौर था उसमें हिंदुस्तान की जो सरकार थी वो रिप्रेसिव पॉलिसीज, यानी कि रिप्रेसिव पॉलिसीज का मतलब होता है ऐसी पॉलिसीज जो कि तरक्की के हित में ना हो, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, छूट ना हो। हमें पता है ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद भी जो हमारा कोऑपरेशन वाला सिस्टम था, ग्लोबली इकोनॉमी को खोला गया था, वो बहुत देर से खोला गया था। ठीक है, और उसमें फिर कुछ मुझे याद है हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई थी जिससे कि हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ था, हिंदुस्तान की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई थी। कुछ पॉलिसीज़ को लीनियंट किया गया था, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हटा के कुछ पॉलिसीज़ को लीनियंट किया गया था।
तो वही है कि उससे पहले सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के ऊपर रिलाय करती थी, जिसमें ऐसी पॉलिसीज थी जो एक नया बिजनेस सेटअप करना इतना आसान नहीं था उन पॉलिसीज के तहत, ठीक है। टू इम्पोर्ट अ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिजीम, बोल रहे हैं किस चीज़ के, अब उनको चक्कर लगाने पड़े थे दिल्ली के लिए, किस चीज़ के लिए, क्योंकि वो एक कंप्यूटर इम्पोर्ट करना चाहते थे और उसके लिए उस टाइम पे लाइसेंस सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था, तो इसलिए उनको 3 साल इंतजार करना पड़ा और दिल्ली के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़े। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, पी के बाद में आएगा स्टेटमेंट आर, ठीक है। सच एज कोटाज एंड हायर टैरिफ्स इन ऑर्डर टू कर्ब इम्पोर्ट्स, अभी रिप्रेसिव पॉलिसीज जो है उनके बारे में बताया गया, जैसे कि कोटास या फिर हायर टैरिफ्स, ज्यादा टैक्स लगाना, इन ऑर्डर टू कर्ब इम्पोर्ट्स, ताकि इम्पोर्ट्स के ऊपर रोक लगाई जा सके, इम्पोर्ट्स को कम किया जा सके, ठीक है। क्योंकि क्या मतलब था, इम्पोर्ट्स कम यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं जाएगा, देश में रहेगा, ठीक है। तो ये था 1991 से पहले का दौर। सो एक और चीज क्लियर हो गई कि क्यू के बाद में आएगा एस। अब यही चीज है कि सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा 1991 एरा वाला जो बात करी है, उससे पहले की जो बात करी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम सरकार की रिप्रेसिव पॉलिसीज, उस टाइम की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं उनके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो क्यों हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ आ रहा है, ए में आ रहा है और सी में आ रहा है, बी और डी हटा दो, ठीक है, क्योंकि नारायण मूर्ति वाला जो है वो उदाहरण है, उन्हीं रिप्रेसिव पॉलिसीज का उदाहरण है। फिर हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, क्यू एस और पी आर, ठीक है, QSRP, QSPR, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एशिया कप, अ टूर्नामेंट ओरिजिनली लॉन्च टू प्रमोट एशियन सॉलिडारिटी इन क्रिकेट, बोल रहे हैं एशिया कप, जो कि एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसका मुख्य तौर पे शुरुआत में लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि एशियन समूह के जो देश हैं उनके बीच में क्रिकेट को लेके एकता बढ़ाई जा सके, सॉलिडारिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है। डैश ऑफन कॉट बिटवीन द फिशर्स दैट डिफाइन इंडियन सबकॉन्टिनेंटल हिस्ट्री, बोल रहे हैं, और ये ज़्यादातर समय ऐसे पचड़ों में फंस जाता है, ऐसे उलझनों में फंस जाता है कि रारों में फंस जाता है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के लिए बताए जाते हैं। यानी कि देखो, पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक देश था। श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में रामायण काल से रिश्ते बने हुए हैं, रिश्ते या दुश्मनी कह लो, जो भी बने हुए हैं, खैर इतनी दुश्मनी तो नहीं है, बट उस टाइम पे भी दुश्मनी नहीं थी, रिश्ते ही कह लो। तो ये जो डिवाइड है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो ये एशिया कप जो है अक्सर इसके बीच में फंसा दिखाई देता है। स्टार्टेड इन 1984 विद डैश बिटवीन द बिग थ्री, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, तो बोल रहे हैं 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी विद डैश बिटवीन, कॉम्पिटिशन हो सकता है बिटवीन बिग थ्री, तो कॉम्पिटिशन भी हो सकता है या फिर और कुछ भी इसमें आ सकता है, बिटवीन बिग थ्री यानी कि बड़े 3 देशों के बीच में, जो कौन कौन है, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। द चैंपियनशिप सून बिकेम डैश टू द पॉलिटिकल इश्यूज, तो चैंपियनशिप जो थी ये जल्द ही पॉलिटिकल इश्यूज के लिए एक घर बन गई, एक मुद्दा बन गई, एक डिबेटेबल टॉपिक बन गई। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होने चाहिए, ये बात तो हमेशा ही होती है। इश्यूज दैट डैश बिटवीन दीज नेशंस विद द इंडिया पाकिस्तान नैरेटिव बीइंग द प्राइमरी बेसिस ऑफ ग्रजेस, ठीक है, सही वही बात होगी कि जो पॉलिटिकल इश्यूज इन दो देशों के बीच में चल रहे हैं उनकी वजह से ये हमेशा एशिया कप जो है पचड़ों में फंस जाता है, और मुख्य जो इसमें डिबेट का मुख्य टॉपिक होता है वो ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है वही होता है, जिसकी वजह से मतभेद रहते हैं। Asia Cup, a tournament originally launched to promote Asian solidarity in cricket, dash is often caught, dash often caught, is, are, was, were, तो was हो गया कि पास्ट की बात है, कभी पकड़ा गया था, कभी बीच में फंस गया था, बट अब नहीं फंसता, तो ऐसा नहीं है, वो अभी भी फंसता है ना। तो प्रेजेंट भी आएगा, और आर और वर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, जबकि हम एशिया कप की बात करें जो कि सिंगुलर है, तो इस यहाँ पर आएगा, इज ऑफन कॉट बिटवीन, ठीक है। आगे, स्टार्टेड इन 1984 विद डैश बिटवीन द बिग थ्री, विटनेस, विटनेस मतलब हो गया कि एक गवाह, फेसी, फेसी का मतलब होता है पहला इंप्रेशन, बॉन होमी मतलब कि दोस्ती और अच्छे संबंध, तो ये 3 देशों के बीच में दोस्ती और अच्छे संबंधों का प्रतीक था, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई थी। कन्वीनियंट मतलब कि सुविधाजनक, तो यहाँ पे बॉन होमी इज करेक्ट। श्रीलंका, द चैंपियनशिप सून बिकेम डैश टू द पॉलिटिकल इश्यूज, अब क्या बन गया,
इल्यूसिव मतलब कि मुश्किल से प्राप्त होना, इम्पेरेटिव मतलब कि आवश्यक, और निष्क्रिय कैप्टिव मतलब कि किसी चीज, स्थिति या विचार के प्रति बंधित होना। तो ये ज्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज की भेंट चढ़ जाता है, उसमें जकड़ा जाता है, तो कैप्टिव हो जाता है। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय, सो ऑप्शन सी कैप्टिव इज करेक्ट। To the political issues that dash between these nations end up, push up, contingent, cropped up। तो cropped up होएगा क्योंकि cropped up का मतलब होता है अचानक उत्पन्न होना, सो ऑप्शन डी cropped up। contingent on मतलब कि होता है निर्भर करना, पुश अप मतलब कि ऊपर उठाना, या फिर एंड अप मतलब कि अंत में होना, सो यहाँ पे ऑप्शन डी cropped up इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।